हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। आपका 10 द लर्निंग पॉइंट पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। राइट। इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किए थे वो हम सबसे पहले चैप्टर जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें चार्ज के बारे में डिस्कशन किया गया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, और थर्ड में हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, और फोर्थ में ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओम्स लॉ की डिफिनेशन समझेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स ने जो रूल दिए थे, जो लॉ दिए थे, वो कहाँ कहाँ वैलिड है, वो चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब ये बताया गया है कि जो 2 पॉइंट होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहाँ पे ये चीज़ लाई करती है। और कब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब अगर हम इसको समझे, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज ध्यान देना कि ओम्स लॉ कहाँ वैलिड है। ओम्स लॉ ओनली टेम्परेचर जब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहाँ पे? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ये कहा जा सकता है। जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग वी प्रोपोर्शनल टू आई हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू आई और आर लेके आएंगे। कहने का मतलब हम ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वी इक्वल्स टू आई आर हमारा फार्मूला जनरेट होके आ जाएगा। अब इस वी इक्वल्स टू आई आर में वी तो वोल्टेज होता है, आई तो करंट होता है, हमको पहले से पता था, लेकिन नया टर्म क्या आ गया, आर। और आर क्या होता है? तो वेयर आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। किसी कंडक्टर के लिए आर क्या है? कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस बोले तो जैसे कोई लोड लगा हुआ है, कहीं पर कोई बल्ब लगा हुआ है तो वो भी रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई फैन लगा दिया जाए तो वो भी रेजिस्टेंस काम करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर ले, ठीक है, कंज्यूम कर ले, वो हर चीज रेजिस्टेंस कवर करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिफिनीशन क्या कह रही है। ओम्स लॉ कब वैलिड है? ओम्स लॉ ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वैलिड होता है, और V इज प्रोपोर्शनल टू, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम हटा के इक्वल टू का साइन लाते हैं तो इधर एक कोई कांस्टेंट लाते ही लाते हैं। वो हर जगह अलग अलग कांस्टेंट होता है। ठीक है। पूरी फिजिक्स में कांस्टेंट टर्म बार बार आता रहेगा, आपको सब पहचानना रहेगा। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर आ जाता है, ये एक फार्मूला बन जाता है। यहाँ से सो मेनी फार्मूलाज बन सकते हैं। अगर आपको करंट निकालना है तो आप I इक्वल टू वी बाई आर कर सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप V अपान आई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 1, 2 और 3 फार्मूलाज बन सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के। ठीक है। अब बात आती है बैटरी। यहाँ पर अगर बैटरी कोई लगी हुई है तो बैटरी में जब करंट का फ्लो होता है, आपको पहले से पता था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करती है। तो ये बल्ब जब भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो ये बल्ब क्या हो रहा है, देखिए ग्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है, बल्ब ग्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है। आपको हमने बताया था इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है, दिस। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये होगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी। करंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ करंट की डायरेक्शन दिस है। ठीक। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बल्ब को हमने एज ए रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है।
करंट आई मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और बेसिकली वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी। वोल्टेज का मतलब क्या है यहाँ पर, बैटरी। बैटरी से हम वोल्टेज की सप्लाई करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैलिड है। ओम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। आगे बढ़े। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात आई है रेजिस्टेंस की, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर व्हिच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब अपने आप से बहने वाली, फ्लो होने वाली करंट को क्या करता है, ये रोक लेता है। अपने आप से बहने वाली करंट को क्या करता है, फ्लो होने वाली करंट को रोक लेता है। ठीक है, रोकते का मतलब जिसको जितना उसको यूज है उतना करेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ रोक लेगा, जितना उसको यूज है वो रोक लेगा, अपना कंज्यूम कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा, बाकी करंट को जाने देगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी करंट कम होती जाएगी। अभी आपको इस एग्जाम्पल से समझाएंगे, जो ये डायग्राम बना हुआ है कार्टून टाइप का, इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात आती है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM। वो वाला ओम नहीं लिखना है, ध्यान देना। तो OHM होता है, इज डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर दिस। इस तरह देखिए, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे थोड़ा सर्कल बनाओ, ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये ओम होता है, राइट। 1 ओम क्या होता है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करेंट। जब 1 एम्पियर करेंट फ्लो करती है कहाँ पे, थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। मान लो कि एक कोई तार है, ये वायर है, इस वायर के दोनों एंड पे मान लो यहाँ VA है, यहाँ VB है। अब दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस मान लीजिए क्वेश्चन पे दिया है 1 वोल्ट है। अब ध्यान देना कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करती है। कैसे, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे ये दो टैंक है ना, ये दोनों टैंक को हमने क्या किया, एक पाइप से जोड़ दिया। अब यहाँ पर पानी का लेवल ये है, यहाँ पर भी पानी का लेवल सेम है। अब अगर ये टैप लगी हुई थी बीच में, इसको हम ओपन करेंगे तो पानी किधर से किधर जाएगा, तो क्या A से B जाएगा या B से A जाएगा, तो ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों का पानी का लेवल सेम है, तो पानी फ्लो करने वाला है ही नहीं। पानी सेम कंडीशन। उसी तरह से चार्ज की बात होती है। चार्ज की बात, अगर ये दोनों का पोटेंशियल VA है, यहाँ पर VB है, और दोनों का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, इधर भी 10 वोल्ट ही है, तो क्या होगा, क्या अगर किसी तार से हम जोड़ें तो करंट फ्लो करेगी, नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB जीरो है। और जब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होता है तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करती है। लेकिन फिर से पानी में बात आती है, अगर इसका हाइट और इसका हाइट दोनों में थोड़ा सा अंतर कर दें, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है पानी का और यहाँ पे थोड़ा कम था, जैसे ही टैप को ओपन करोगे पानी A से B की तरफ जाने लगेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हाइट अलग अलग है, पानी का हाइट का लेवल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम है। उसी तरह से ये दो दो गोले हैं जिनमें पोटेंशियल है, इसका VA है, इसका VB है। अब यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो करंट किधर जाएगी, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर, समझ में आया। करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। ध्यान देना बिल्कुल, जैसे पानी बहता है हाई हाइट से लो हाइट की तरफ, उसी तरह से हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारी करंट भी फ्लो करती है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या होता है, दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब बात आती है यहाँ पर जो हमने 1 ओम की बात की थी, तो 1 ओम का मतलब जब 1 वोल्ट दोनों तार के एंड पे 1 वोल्ट का डिफरेंस हो और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही हो, तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा, वहां पे 1 ओम होगा। क्यों, क्योंकि R इक्वल्स टू आपको पता है V/I, हमने पीछे फार्मूला डिराइव किया था। और इसको अगर हम 1 वोल्ट दे देते हैं और इसको 1 एम्पियर दे देते हैं तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 1/1 1 ही आएगा। इसको हम कह देंगे R इक्वल्स टू 1 ओम। क्लियर, समझ में आई बात।
अब देखिए ये डायग्राम का क्या मतलब है, समझिए। ये डायग्राम का मतलब ये है कि भाई साहब अगर देखा जाए तो आई जो करंट होती है वो होता है वी बाई आर, समझिएगा। आई क्या होता है, वी बाई आर। अब मान लो ये जो पाइप है, ये पाइप था, वो पाइप क्या है, वो पाइप को यहाँ से ये ओम, देखो ओम लिखा हुआ है ना, तो ओम का मतलब ये है रेजिस्टेंस, और ये पीछे से वोल्टेज है, और ये है करंट आई। अब बात ये आ रही है कि जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा होगा, मतलब देखो इस पाइप को पकड़ के रखा है, दबा के रखा है, तो सारा सारा करंट अपने पास रोक लेगा, है ना, करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा। जैसे समझे तो मान लो कि ये रेजिस्टेंस आपका मोबाइल है ना, आपका ये बढ़िया सा एंड्रॉयड मोबाइल है, 8 इंच वाला, है ना, बड़ा सा, ठीक है, छोटे मोबाइल तो आप देखते नहीं हो, तो ये बड़ा सा मोबाइल है। अब इस मोबाइल में मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है, हम टीचर लोग हो गए भाई, ये आपके टीचर हो गए, ये आपके पेरेंट्स हो गए, बेचारे सब मेहनत कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये आपके हाथ में मोबाइल होने के कारण ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपकी पढ़ाई को ग्रो नहीं करने दे रहा, मतलब आपके अंदर के करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा। जब तक ये रेजिस्टेंस लगे रहेगा, जब तक ये रेजिस्टेंस आपके पास रहेगा, तो ये टीचर कुछ भी कर ले और ये आपके पेरेंट्स कुछ भी कर ले, ये रेजिस्टेंस बहुत हैवी हो चुका है, और ये हैवी हो चुका है मतलब मोबाइल आप देखना नहीं छोड़ रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका पढ़ाई का फ्लो बिगड़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी बिगड़ जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, मतलब बहुत मिनिमम फ्लो कर पाती है, जिस तरह से आपकी पढ़ाई कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप इसको अवॉइड करो, क्या है, अपने जीवन से इस मोबाइल को हटाओ, रेजिस्टेंस को हटाओ, और थोड़ा सा फ्लो करना स्टार्ट करो आगे की तरफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, बाधित करता है। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रजिस्ट मतलब रोकना, स्टॉप कर देना, मतलब क्या है कि एक तरह से पकड़ लेना, जकड़ लेना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या कहता है, ओम्स लॉ इट इज, अब देखिए समझिए बात समझिए, पीछे ये था, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या है, इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब भाई साहब अगर I इजक्वस टू वी बाई आर लिखा हुआ है, तो हम I इनवर्सली वी आर रख सकते हैं, मतलब आर जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, करंट उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो बोला जाता है, मतलब इसके बढ़ने पे ये घट जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही उसे बोला जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विद इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड वाइसी वर्सा, मतलब जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगी। मोबाइल देखना कम कर दो, आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपके पढ़ाई अपने आप रन कर जाएगी, और करंट जिस प्रकार से यहाँ रन कर रही है, समझ में आई बात, क्लियर। चलिए, एंड द ग्राफ वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो V है, ये देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा होता है, और होता किसका है, वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी वी आई ग्राफ होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट को बढ़ाया, वो रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो करंट को क्या होगा, तो करंट डिक्रीज करेगी, अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो करंट क्या होगा, करंट करंट डिक्रीज करेगी, और रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो करंट सिंपल सी बात है डिक्रीज कर जाएगी। अगर देखिए ध्यान से फिर से एक बार, मिक्स हो रही बातें, मतलब रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगी, और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वाइस वर्सा, मतलब क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट, समझ में आई बात। तो ये ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है, मतलब क्या है, हम ओम्स लॉ के बारे में कुछ 3 पॉइंट है, और वो 3 पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, और ये उसका ग्राफ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। इस ग्राफिकल क्वेश्चन में अगर हम बात करें, देखिए समझिए बात को, यहाँ पर एक रेड कलर का ग्राफ है, ये 20 ओम का है,
और ये है 40 ओम का। अब बात यहाँ पे आती है कि ये 20 और 40 ओम तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये दिस दिस पॉइंट है ना। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर बात करें तो इसका रेजिस्टेंस अगर निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा इस ग्राफ के क्वेश्चन पे डेल्टा वी अपान डेल्टा आई का यूज करते हैं, मतलब डिफरेंस इन वोल्टेज अपान डिफरेंस इन करंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर इज टू क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन वोल्टेज मतलब V2 माइनस V1 बाद का वोल्टेज अपान पहले का, और I2 माइनस I1। अब कैसे यूज करेंगे देखिए समझिए। सपोज दैट हम ब्लू वाली लाइन का रेजिस्टेंस ज्ञात करना, अभी दिया तो है लेकिन हम उस ग्राफ से निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपको ये ना दिया होता, ये ना लिखा होता 40 और यह ना लिखा होता 20, तो आप कैसे निकालोगे? अगर ऐसा ग्राफ आ जाए कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, मान लो ये ए लिखा हुआ है यहाँ पर और ये बी लिखा हुआ है, और ये ना, यहाँ तो हमने लिख दिया समझने के लिए, लेकिन अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो बात हो रही है, ये रेजिस्टेंस को देखिए, ये 40 है ना, वोल्टेज कितना है, 40 है, तो यहाँ V2 की वैल्यू 40 रख दो, 40 रख दो, माइनस अगर इसके पीछे वोल्टेज कितना है, 20 है, 20 रख दिया, मतलब V2 माइनस V1। ठीक है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर ध्यान से देखो तो ये 0.5 पे आ रहा है कि नहीं, आधे पे। उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 पे है तो ये वाला 1.5 पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ में ये 0.5 है कि नहीं, इस जगह ध्यान से देखिए, तो है। अब ये 20 है, तो अब बताओ पहले वाले करंट कितना है, पहले वाले करंट I2 कितना है भाई, 40 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में करंट देखो कितना है, 1 है, 1 रख दीजिए, और माइनस यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 रख देंगे। सॉल्व करेंगे, ये ऊपर 20 आएगा, नीचे 0.5 आएगा। अब आपको पता है कि 20 अपान 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, भाई आधा ही तो होता है 0.5, अब ऊपर जाएगा तो ये सीधा सीधा 40 हो जाएगा, और आपका देखो यहाँ पे 40 है भी, करेक्ट। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंसेस को ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे 60 माइनस 40 करेंगे, और 60 माइनस 40 करेंगे तो ये वाला 1.5 होगा, और 1 माइनस करेंगे तो 0.5 फिर आ जाएगा, वही कहानी 20/। तो कहीं से भी डेटा ले लीजिए कि क्रम से होना चाहिए, मतलब लगातार दो डेटा को उठा के आप माइनस करेंगे तो ये डेल्टा वी आ जाएगा। इधर के लगातार उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जब डेटा लेंगे तो ये एम्पियर में मतलब करंट आ जाएगी, आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर रेजिस्टेंस का मिल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए यहाँ पे कौन सा ज्यादा, इसको एक ऑर्डर में लिखिए, क्रम में लिखिए, R1 R2 R3 में कौन ज्यादा है बताइए। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए दो ट्रिक बताएंगे यहाँ पे, आप ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है कि R1 R2 और R3 लिखा हुआ है, तो आप कुछ ना किया करो, ऐसे क्वेश्चन पे आप सीधा 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 वोल्टेज को कर दो कांस्टेंट, या तो रेजिस्टेंस करंट को कांस्टेंट कर दो, या तो वोल्टेज कांस्टेंट कर दो। जब वोल्टेज आप कांस्टेंट कर दोगे सबके लिए, तो आपको एक चीज पता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज अपान होता है करंट, मतलब आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं है करंट के। उसी तरह से आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं, दोनों सही बातें हैं। अब बताओ, अगर वोल्टेज सबका कांस्टेंट है तो जिसकी करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, देखो जिसकी करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ध्यान से देखो, जिसकी करंट ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा करंट किसके पास है, R1 के पास, तो रेजिस्टेंस सबसे कम R1 का होगा। फिर R2 होगा, फिर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 होगा, करेक्ट। समझ में आई बात? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 होगा, क्योंकि इसमें करंट सबसे कम है। करंट यहाँ भाई देखो नीचे है ना, यहाँ पे मान लो सबका वोल्टेज 20 वोल्ट हमने फिक्स कर दिया, और ये वाले का 2 एम्पियर है, इसका 4 है, इसका 6 है। अब दो में अगर हम दो किससे 6 से डिवाइड करेंगे, और ये वाले में 2 से 4, 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये वाले में 20 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसका ज्यादा आएगा। तो इसी का तो ज्यादा आएगा जिसका करंट कम है, राइट। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज और है, जो वोल्टेज की तरफ झुकी हुई हो, जो लाइन वोल्टेज की तरफ ज्यादा झुकी हुई हो, उसका रेजिस्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा होता है। और जो लाइन करंट की तरफ ज्यादा झुकी होती है सबसे ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस हमेशा सबसे कम होता है, ये भी याद रखो। तो वोल्टेज की तरफ जो क्लोज हो, जो वोल्टेज के क्लोज हो, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो ऐसे देख के भी कर सकते हो, बहुत आसान ट्रिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वेरिएबल रेजिस्टेंस, अब बात आती है वेरिएबल रेजिस्टेंस की। अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोले तो रेगुलेटर, आपके घर में पंखा लगा है, पंखा लगा है तो ये गोल गोल बैंड ऐसे घुमाने वाला होता है, इसको घुमाते हो पंखा तेज धीम करते हो, वही चीज है ये। आप जब आप जब इसको घुमाते हो तो आपका फैन की स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाने का मतलब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस को आप कम कर दे रहे हो। सिंपल सी बात है, इसमें जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा जाने लगेगी, करंट ज्यादा जाने लगेगी, पंखा तेज चल जाता है। ठीक है, जैसे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ये होता है ऑफ वाला पॉइंट, सपोज दैट, और ये होता है नंबर 1, ये होता है नंबर 2, ये होता है नंबर 3, और ये होता है नंबर 4। तो आप क्या करते हो, जब वो नंबर 1 पे लगा के रखते हो तो उस समय रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पंखा स्लो चलता है। भाई जब हम 2 पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस और कम हो जाता है तो पंखा स्पीड पकड़ लेता है थोड़ा सा और जब 3 पे लगाते हैं तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम हो गया, मतलब अब रेजिस्टेंस और कम हो गया है। अब जब 4 पे लगाते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, मतलब कहने का कि रेजिस्टेंस का काम ही खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट हो गया, पंखे में जितनी करंट आ रही थी पीछे से पूरी करंट सप्लाई कर दिया, पंखा स्पीड पकड़ लेता है। तो ये रेजिस्टेंस, मतलब इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस में होता है द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट, देखो आगे टर्म ना रेगुलेट, इसी से रेगुलेटर बना है। रेगुलेट द करंट, करंट को रेगुलेट करने के लिए कितना करंट देना है कितना रोकना है। तो जरूरी नहीं है कि आप करंट रोक रहे हो तो आपका बहुत फायदा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो केवल पंखे की स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है, करंट को कम कर दे रहा है, बस हो गया। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा आपके घर का। भाई आप वोल्टेज को नहीं चेंज कर सकते हो ना, आपके घर में जो आने वाला वोल्टेज है 240 230 के आसपास, 220 के आसपास, तो वो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज को हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हम केवल करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो करंट को कम ज्यादा कैसे करेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। अब हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ही घटाओ बढ़ाओ, करंट अपने आप घट बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस घटा दोगे करंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम है, ये उससे ज्यादा सबसे ज्यादा 1 नंबर पे रेजिस्टेंस होता है, इसलिए पंखा धीमे चलता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बात आती है रियोस्टेट, दिस इज डिवाइस, एक डिवाइस है ये। ठीक है काम इसी का ही, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही काम इसके अंदर होता है, लेकिन ये डिवाइस का नाम है, दिस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इन अ सर्किट टू प्रोवाइड वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसका भी काम वही होता है। ये रखा है, ये रियोस्टेट है, मतलब इसमें ये देखो कुंजी है, यहाँ पे की है, इसको जो खिसकाते हैं तो इसमें लगी हुई जो वायर की कॉयल होती है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये टच होता जाएगा तो करंट में जितना ज्यादा वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, जैसे जैसे वायर कम हो जाएगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो खिसकाते हैं, ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन, इसमें वायर लपटी हुई होती है, तो जिस जैसे जैसे ये की यहाँ पर वायर को टच करती रहती है, तो जितना ज्यादा वायर यहाँ पे लिपटी हुई वायर को टच करेगी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा कॉइल होगी उतना रेजिस्टेंस होगा, जितना ये कम होता जाएगा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आगे करेंगे बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस पीछे करेंगे तो घट जाएगा। यहाँ पर हम लोग तार वगैरह लगा के रखते हैं, कुछ यहाँ बांधी रहती है यहाँ पर, और कुछ एक यहाँ रहती है। ठीक है, समझ बात, ये होता है रियोस्टेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आपका ये लेक्चर खत्म हुआ, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने रियोस्टेट तक पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वायर की थिकनेस पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। तो सारी बातें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें, कोई समस्या आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ही बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।